हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे। हमने पहले भी म्यूचुअल फंड के ऊपर 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग, म्यूचुअल फंड में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कौन से ऐसे टॉप 10 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 2025 में जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में सही चयन कैसे करें, और म्यूचुअल फंड में जो भी बेसिक होती हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो उसमें आप जाके विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम और भी कुछ बेसिक टर्म के बारे में बातें करेंगे और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे म्यूचुअल फंड से जिससे आप अपना लाखों रुपए बचा सकते हैं और खुद ही इन्वेस्टमेंट जान सकते हैं। दोस्तों, जो हम ये म्यूचुअल फंड की और स्टॉक्स की रिलेटेड जानकारी दे रहे हैं, यही आपको लाखों रुपए में बेची जाती है। तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं, आपको सब फ्री में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपको सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आपको फंड मैनेजर की स्किल देखनी चाहिए और उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए फंड मैनेजर का भी, कि वो कैसा उसके परफॉर्मेंस दे रहे हैं फंड। दूसरा, आपको फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए, 5 साल, 10 साल, 1 साल का लॉन्ग टाइम में होराइजन में आपको थोड़ा ज़्यादा देखना चाहिए। दोस्तों, 1 साल में कोई भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न देता है वही खिलाड़ी होता है। दोस्तों, फिर फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर उसका फंड का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म में मतलब गेन करने का है, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो सही नहीं है। तो आप फंड का ऑब्जेक्टिव जरूर देखें। फिर फंड के एसेट एलोकेशंस, स्टॉक्स, सेक्टर्स और कंसंट्रेशन कहाँ पे है इन सब चीज़ों का, कि उसने किस सेक्टर्स में ज़्यादा पैसा फंसाया हुआ है, लार्ज कैप में कितना किया हुआ है। तो आपको उससे ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। और आप रिस्क परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने पहले भी इन्वेस्टमेंट आपको बताया कि एज के अनुसार होती है, आप हमारे पुराने वीडियो में विजिट कर सकते हैं। एज के अनुसार कैसे, कि अगर आप अभी 21 से 35 के बीच में हैं, तो आप काफ़ी यंग हैं, आप काफ़ी रिस्क ले सकते हैं। तो आपको 80% अपना इक्विटी में रखना चाहिए। इक्विटी में भी अधिकतर स्मॉल कैप, लार्ज कैप में, जहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। फिर 35 से 50 साल और फिर 50 से 55, तो इनको सबसे कम रिस्क लेना है, तो इनको अधिकतर पैसा बॉन्ड में, एफडी में, इन सब में रखना चाहिए। तो वो हमारे पुराने वीडियो में है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो या फिर आप नए सब्सक्राइबर हो, तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको फिर से वीडियो बना देंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम आप पा सकें। अब यहाँ से क्या है कि एसेट एलोकेशन, स्टॉक्स और सेक्टर्स, यहाँ पे किसमें कंसंट्रेशन रहता है, आपको ये सब पता चल जाएगा। फिर फंड के इन्वेस्टमेंट टाइप कैसा है, किस टाइप का है, लार्ज कैप का है, मिड कैप का है, फ्लेक्सी कैप का है, इन सब में। तो आपको ये समझ समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हमको चूज करना है। अब देखिए, जैसे कुछ फंड है यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे ग्रोथ फंड है। ग्रोथ फंड क्या होता है, ये उनको टारगेट करता है, उन कंपनियों को जिसमें पोटेंशियल काफी हाई होता है ग्रोथ का, जो ऐसी कंपनियां होती हैं। फिर दूसरा बैलेंस्ड फंड होता है। बैलेंस्ड फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो जिनमें ग्रोथ और वैल्यू दोनों होती है। और वैल्यू जो फंड होता है, ग्रोथ और वैल्यू दोनों उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो अंडर वैल्यूड होती है, यानी कहा जाता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो ये जिनमें ग्रोथ अच्छी खासी होती है, ये बैलेंस्ड क्या है, उन दोनों के मिक्सचर को उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। फिर तीसरा क्या है कि पास्ट परफॉर्मेंस आपको रिटर्न कंपेयर करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक ही सेक्टर के 3-4 फंड हैं, या एक ही टाइप के 3-4 फंड हैं, तो आप उनको उनके रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं, उनके एग्जिट लोड कंपेयर कर सकते हैं, और आगे जो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे उन्हें भी आप कंपेयर करके अपना सही डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, अब जैसे आपको फ्यूचर ग्रोथ अगर इवेलुएट करनी है फंड का, मतलब अगर किसी का करनी है, तो आपको क्या है कि जो फंड रिटर्न है उनको सेम टाइम फ्रेम में कंपेयर करना चाहिए। जैसे इक्विटी फंड है तो इसको 3 to 5 ईयर में, और लिक्विड फंड है तो इसको 6 मंथ के हिसाब से आपको कंपेयर करना चाहिए। फिर फंड स्ट्रेटजी क्या है, यदि फंड स्ट्रेटजी सही है, तो वो फंड मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो आपको इस हिसाब से अपने फंड सेलेक्ट करने हैं, अपना हार्ड एंड मनी ऐसे डालना है इसमें। सातवां, आपको फंड रेटिंग एजेंसी भी देखनी, मतलब रेटिंग जो होती है फंड की, उसकी एजेंसी कई सारी देती है, उनको चेक करना है। जैसे कई सारी प्रोफेशनल रेटिंग है, वो डीप रिसर्च करती हैं फंड में, फंड मैनेजर में। तो आपको वहां पे उन प्रोफेशनल एजेंसियों के देख लेना है रेटिंग क्या है, तब आपको अच्छा खासा इनमें इन्वेस्ट करके फ्री होना है। क्या है कि जैसे आपको SWP करना है, तो आप अपना पूरा जितना पैसा इसमें डाल रहे हैं मंथली इनकम के लिए, तो आपको बहुत अच्छी खासी रिसर्च कर लेनी चाहिए। रिसर्च नहीं कर सकते, तो आप वैसे भी जो अच्छे खासे फंड हैं उनमें तो हमने खुद ही करके डाला है, तो थोड़ा सा आपको अपना पैसा इनमें डालने से पहले रिसर्च करके डालना चाहिए। दोस्तों, अब एक है लास्ट फंड इवेल्युएशन, आपको कि डिफरेंट पैरामीटर आपको चेक करने चाहिए फंड में। ये मेन है, लास्ट तो है लेकिन मेन है। जैसे अल्फा,
अल्फा क्या है? ये मतलब जो फंड होता है जिस बेंचमार्क मतलब जिस इंडेक्स को ट्रैक करता है, उसने अपने इंडेक्स से कितना परसेंट रिटर्न दिया। मतलब कि जैसे अल्फा कोई निफ्टी 50 का अगर इंडेक्स फंड है, तो निफ्टी 50 अगर साल में 20% का रिटर्न दे रहा है, तो वो कितना दिया? वो 25%, 22%, जितना ज़्यादा देगा उस वो उसका अल्फा है। अगर 2% ज़्यादा दिया तो अल्फा 2% है। तो ये क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क एडजस्ट बेसिस पे करता है, और अल्फा फंड 2% मतलब 2% आपका नॉर्मली है, आइडियल होना चाहिए इसमें। जितना ज़्यादा हो, अगर माइनस में है तो फिर वो अच्छा फंड नहीं है। अब बीटा देखिए, बेंचमार्क इंडेक्स से कितना अधिक वोलेटाइल है ये, मतलब जो जिस फंड का बीटा देखा जाता है कितना अधिक वोलेटाइल है। अब जनरली बीटा 1 से कम रहना चाहिए, वो लो वोलेटाइल फंड कहलाते हैं। ठीक है ना? तो बीटा समझ आ गया कि फंड से कितना वोलेटाइल है, अपने इंडेक्स फंड से। वोलेटाइल का मतलब होता है कितना ऊपर नीचे इसका प्राइस होता है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? ये मेजर फंड वोलेटिलिटी इन अ पर्टिकुलर पीरियड, कि फंड की जो वोलेटिलिटी है वो कितना ऊपर एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना होता है, ये वो मेजर करता है। मेनली म्यूचुअल फंड रिटर्न हिस्टोरिकल एवरेज से कितना अधिक डेविएट कर सकते हैं। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि जो ये म्यूचुअल फंड है, ये जो पहले रिटर्न दिया उससे कितना अधिक डेविएट कर सकता है। आई होप तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है शार्प रेशियो, फंड ने जितना रिस्क लिया उसके मुकाबले कितना अधिक रिटर्न बना के दिया। इसका मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर ने जितना रिस्क लिया है उसके मुकाबले कितना अधिक, ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। रिस्क भले ज्यादा ले ले लेकिन रिटर्न देना चाहिए। तो शार्प रेशियो आपको समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा और अल्फा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है दूसरा क्या है? टेंशन रेशियो और जेंसन अल्फा। तो इसको आइए हम एक कहानी के साथ समझते हैं दोस्तों। तो टेंशन रेशियो और जेंसन अल्फा को आसान भाषा में समझने के लिए कहानी का इस्तेमाल करते हैं। कहानी याद मान लीजिए, आप और आपके दोस्त दो अलग-अलग रास्तों से एक पहाड़ी पर चढ़ने की रेस करते हैं। आपका रास्ता खतरनाक है लेकिन सीधा और तेज, और दोस्त का रास्ता थोड़ा लंबा और सुरक्षित है। अब रेस खत्म होने के बाद कौन बेहतर है, यह इस पर निर्भर करता है कि किसने जोखिम या खतरा उठाकर अपनी मंजिल कितनी जल्दी पाई। अब इसी को आप दोस्तों समझिएगा टेंशन रेशियो से। यह आपको यह बताता है कि फंड ने जोखिम के हर हिस्से, यानी कि मार्केट रिस्क के लिए कितना रिटर्न कमाया, मतलब उसने हर यूनिट में जितना रिस्क लिया उसके मुकाबले रिटर्न कितना कमाया। टेंशन रेशियो जितना ज्यादा अच्छा उतना फंड ने जो मतलब जितना ज्यादा होगा टेंशन रेशियो, फंड ने मार्केट जोखिम का बेहतर फायदा उठाया। मतलब ये जितना ज्यादा रहेगा, फंड ने मार्केट के जोखिम का उतना अच्छा फायदा उठा लिया। अब इसके थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि फंड ने 15% का रिटर्न दिया और उसका वन बीटा 1.2 है, यानी मार्केट से ज्यादा वोलेटाइल है। यहीं पे एक फंड भी है, इसने 12% का रिटर्न दिया और उसका बीटा 0.8 है, ये मतलब मार्केट से कम वोलेटाइल है। तो अब यहाँ पे आपको रिस्क फ्री रिटर्न 6% मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए, इसने रिस्क ज्यादा जरूर लिया लेकिन इसने रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा बना के दिया। तो इस स्थिति में फंड ये ज्यादा सही है। अब अगर यहीं पे ये होता कि ये फंड भी 12% रिटर्न बना के देता और बीटा इसका 1.2 ही होता, तब ये फंड सही नहीं, क्योंकि रिटर्न तो बना के दे ही नहीं रहे हो ना, मेन तो रिटर्न का ही खेल है। तो अगर दोनों बराबर परफॉर्मेंस समान देते हैं तो फंड ने फिर आप जोखिम अधिक लेकर यह काम किया, तो ये किसी मतलब का नहीं है अगर दोनों मतलब रिटर्न समान देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जेंसन अल्फा, इसको भी आप एक कहानी के साथ समझ सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक स्कूल परीक्षा है, और आप स्कूल परीक्षा में है और 100 नंबर में से 70 नंबर पासिंग माने जाते हैं। आपने 85 नंबर पाए और आपके दोस्त ने 90 नंबर पाए। अब टीचर देखता है कि आपका आईक्यू 100 था और आपके दोस्त का आईक्यू 150 था। टीचर कहता है कि आपका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपने अपनी क्षमता से ज़्यादा नंबर पाए, क्योंकि आपके दोस्त का आईक्यू 150 था, उसको ज़्यादा नंबर लाने चाहिए। जबकि आपका दोस्त जो ज़्यादा बुद्धिमान था, वह अपनी क्षमता के मुताबिक उतना बेहतर नहीं कर पाया। इससे आप इसी तरह इस कहानी को समझिएगा जेनसन अल्फा से। यह बताता है कि फंड ने मार्केट या अपने बेंचमार्क से ज़्यादा कितना बेहतर प्रदर्शन किया। फंड ने मार्केट या अपने बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा कितना बेहतर प्रदर्शन किया। अल्फा पॉजिटिव क्या कहलाता है? फंड ने मार्केट को हरा दिया। अल्फा नेगेटिव, फंड मार्केट से पीछे रह गया। अब इसको एग्जांपल देखिए, फंड ए ने 15% रिटर्न दिया, बीटा ने 1 पॉइंट इसका बीटा है 1.2। मार्केट रिटर्न कितना है बेंचमार्क का जिसको ट्रैक कर रहा है उसको 12% है। रिस्क फ्री आपको 6% तो एफडी में ही मिल जाता है। तो यहाँ पे इसका जेंसन अल्फा का फॉर्मूला है, इतना आया 1.8, ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक फॉर्मूला है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? फंड ए ने अपने बीटा और मार्केट एक्सपेक्टेशन से 1.8% बेहतर प्रदर्शन किया। इसलिए हमको इसको ये देखना चाहिए कितना है, अगर ये हमेशा ज्यादा ही रहना चाहिए।
ये फॉर्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसने क्या, इस कहानी से आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि यह बताता है कि फंड ने मार्केट या अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा और आसान शब्दों में अंतर टेंशन रेशियो और जेनसन अल्फा में समझ लीजिए। यह मापता है कि फंड ने हर इकाई जोखिम के लिए कितना रिटर्न लिया, हर इकाई जोखिम के लिए कितना रिटर्न लिया। हर इकाई जोखिम मतलब बीटा। और जेनसन अल्फा क्या है कि यह मापता है फंड ने मार्केट के प्रदर्शन में कितना बेहतर रिटर्न दिया। ठीक है दोस्तों, यह सिस्टमैटिक रिस्क बीटा पर फोकस करता है और यह बेंचमार्क और फंड परफॉर्मेंस के बीच के अंतर पर फोकस करता है, जेनसन अल्फा। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग फंड की एफिशिएंसी की तुलना के लिए होता है, टेंशन रेशियो का। और इसका उपयोग यह जानने के लिए होता है कि फंड मैनेजर ने मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया या नहीं। अब दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे फाइनल इसे थॉट के ऊपर पढ़ते हैं कि टेंशन रेशियो और जेनसन अल्फा दोनों ही म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस का अलग-अलग नजरिया विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यह मार्केट के प्रदर्शन को कितना बेहतर रिटर्न देता है और यह कितना जोखिम, मेन जोखिम और रिटर्न से आप वो करिएगा। टेंशन रेशियो बताता है कि जोखिम उठाकर रिटर्न कैसा है, आप इसको भी देख सकते हैं। जेनसन अल्फा बताता है कि फंड ने मार्केट से बेहतर किया या नहीं किया। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं थोड़े दोस्तों, म्यूचुअल फंड ग्रीवेंसेस आप शिकायत कहाँ पे कर सकते हैं? सेबी के ऑनलाइन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल लॉन्च किया है जिसको स्कोर्स बोलते हैं। सेबी कंप्लाइन रिड्रेसल सिस्टम है ये, इसमें आप डायरेक्ट जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए इसका है ऑब्जेक्टिव, रिसॉल्व इन्वेस्टर कंप्लेन। कंप्लेंट ट्रैकर सर्विसेज मतलब यहाँ पे आपको ट्रैकर भी अवेलेबल होगा, आप जो कंप्लेंट करेंगे उसकी ट्रैक कर सकते हैं इसमें क्या कार्रवाई हुई। लेकिन इन्वेस्टर को पहले अपने एमसी को अगर कोई आपको डाउट है तो उसमें कंप्लेन करना चाहिए। फिर उसके बाद डाउट अगर रिसॉल्व नहीं होता है तो आप इस कोर्स में जा सकते हैं दोस्तों। आप थोड़ी आगे और बढ़ लेते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिनको आपको जान लेना चाहिए। गुड फंड के पैरामीटर्स दोस्तों, इसमें क्या क्या फंड के पैरामीटर हैं? अल्फा है, बीटा है, शार्प रेशियो है। यहाँ पे मैं इनके आइडियल वो भी बताऊंगा कि एक आप कितना ये होना चाहिए, इसलिए जो लास्ट तक होंगे उन्हीं को ये चीज़ें पता चलेंगी, जो पहले निकल रहे होंगे उन्हें नहीं पता चलेंगे, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया था। मैं पहले ही बता सकता था लेकिन अभी नहीं बताया। टेंशन रेशियो है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, शॉर्टन रेशियो है, अपसाइड कैप्चर रेशियो है, डाउन साइड कैप्चर रेशियो है। तो ये सब एक सर्वश्रेष्ठ फंड में इनका क्या आदर्श स्तर होना चाहिए, आइडियल, वो ही बताऊंगा मैं। तो अल्फा क्या है मैंने पहले बताया, आप थोड़ा समझ लीजिए। यह मापता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क फंड की इंडेक्स की तुलना में कितना अतिरिक्त रिटर्न दिया। अल्फा 0 से ज़्यादा है तो फंड ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया। अल्फा 0 से कम है तो खराब रहा। इसका आइडियल क्या है कि 2% या इससे अधिक को अच्छा माना जाता है हमेशा। इतना इससे या इससे ज़्यादा होना चाहिए। बीटा यह मापता है कि फंड बाजार के प्रति कितना संवेदनशील है। जो बीटा है, फंड बाजार की तरह अगर 1 है तो बाजार की तरह चलता है, 1 से अधिक है तो फंड बाजार से अधिक जोखिमपूर्ण है और बीटा अगर 1 से कम है तो फंड बाजार से कम जोखिमपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसका आदर्श स्तर इतना है 0.1 से 7 से लेके 1.2 के बीच। इतना आपको देखना है अपने फंड में। शार्प रेशियो की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है, फंड ने प्रति यूनिट जोखिम पर कितना रिटर्न दिया, इसका मेन ये मतलब होता है। शार्प रेशियो अगर 1 से कम है, 1 से ज़्यादा है सॉरी, तो अच्छा माना जाता है और 1 से कम है तो औसत या कमज़ोर प्रदर्शन देता है। ये यहाँ पे रिटर्न की बात आ गई ना, तो ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इसका आइडियल क्या है 1 या इससे अधिक। ठीक है दोस्तों, टेंशन रेशियो ये क्या है, ये फंड ने प्रति यूनिट बाजार जोखिम पर कितना रिटर्न दिया, प्रति यूनिट बाजार जोखिम पर कितना रिटर्न दिया। ये जितना अधिक होगा फंड उतना ही बेहतर माना जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है कि 0.10 या उससे अधिक, इससे तो 0.10 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या करता है, फंड के रिटर्न में कितनी अस्थिरता आ सकती है, कि मतलब फंड ने जो प्रीवियस ईयर रिटर्न दिया है उससे कितना अधिक वोलेटाइल हो सकता है। कम स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कम जोखिम, उच्च स्टैंडर्ड मतलब उच्च स्थिरता, मतलब इसमें जोखिम कम है जिसका कम स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्योंकि इसमें स्थिरता मतलब वोलेटाइल कम होगा अपने प्रीवियस रिटर्न से और उच्च वाले में अधिक हो सकता है। तो इसका आदर्श आइडियल क्या है, 12% या उससे कम, 12% या उससे कम होना चाहिए दोस्तों। फिर है सॉर्टिनो रेशियो, यह फंड के डाउन साइड रिस्क यानी नकारात्मक जोखिम को मापता है कि फंड यह जितना अधिक होगा फंड उतना ही अच्छा माना जाता है, कि ये फंड नीचे कितना जा सकता है। 1 या उससे अधिक होना चाहिए, इसका आइडियल है दोस्तों। फंड के डाउन साइड रिस्क को मापता है सॉर्टिन रेशियो। फिर है अपसाइड कैप्चर रेशियो, ये क्या है, यह फंड ने बाजार में तेजी या रैली के दौरान, बुल फेज के दौरान कितना अच्छा प्रदर्शन किया है दोस्तों। ये 100% से अधिक है तो फंड ने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये अपसाइड कैप्चर रेशियो है। इसका आदर्श स्तर 1 या 100% उससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर डाउन साइड यह मापता है कि फंड ने बाजार में गिरावट के दौरान कितना नुकसान सहा है।
समझ में आया दोस्तों? तो इसमें इसका क्या है कि 100% से फंड बेंचमार्क से कम इसमें नुकसान होना चाहिए इसका। फंड ने मतलब इसका कम होना चाहिए 100 जी, इसका आइडियल है इतना 0.90 से लेके 90% दोस्तों। तो आपको आप 8 ये समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ी-सी इनकी बात कर लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फंड के लिए आदर्श मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इन्हीं के ऊपर बात की है, ये आइडियल है, आप इसको पॉज़ करके अपने पास रख भी सकते हैं, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इन्हें ज़रूर देख लें। अल्फ़ा 2% से ज़्यादा होना चाहिए, बीटा 0.7 से 1.2% होना चाहिए, शार्प रेशियो 1.0 से अधिक होना चाहिए, ट्रांज़ैक्शन रेशियो 0.10 से अधिक होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 12% से कम होना चाहिए, शॉर्टेन रेशियो 1% से 1 से ज़्यादा होना चाहिए, अपसाइड कैप्चर रेशियो 1 या 100% से ज़्यादा होना चाहिए, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 0.90 या 90% से कम होना चाहिए। अब दोस्तों अगर आपको कोई भी इसमें चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट में बताइए और आपको क्या इसमें जानकारी चाहिए, किस म्यूचुअल फंड, किस शेयर्स के बारे में जानकारी चाहिए, आप हमें बताइए, हम बिल्कुल बनाएँगे। दोस्तों हम अपने इस चैनल में 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ चीज़ बच गई है, आप इसे भी देख लीजिए। अ म्यूचुअल फंड में ट्रांज़ैक्शन रेशियो क्या होता है कि ट्रांज़ैक्शन रेशियो का अच्छा टर्नओवर रेशियो सॉरी, टर्नओवर रेशियो बच गया था, आप इसको देख लीजिए। ये क्या है कि फंड मैनेजर ने कितनी बार 1 साल के दौरान सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड आदि को खरीदा या बेचा, इसे फंड के कुल एसेट्स या कि एयूएम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है, कि जो कितनी खरीदी-बिक्री करता है। उदाहरण यदि किसी फंड का औसत एयूएम 100 करोड़ है और उसने 50 करोड़ के सिक्योरिटीज़ खरीदी या बिक्री का लेन-देन किया है, तो टर्नओवर रेशियो 50% रहेगा दोस्तों, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये उच्च टर्नओवर रेशियो फंड मैनेजर अगर 50% से ज़्यादा है, तो फंड मैनेजर सक्रिय रूप से ट्रेड कर रहा है, मार्केट के अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। अब लेकिन इसमें लेन-देन अधिक होता है, बार-बार खरीदे-बेचेंगे तो उससे ब्रोकरेज टैक्स बढ़ सकती है। कम टर्नओवर रेशियो फंड मैनेजर लंबी अवधि की रणनीति को अपना रहा है। लेन-देन की लागत इसमें कम होती है और स्थिर और लंबी अवधि के निवेशों के लिए बेहतर है। दोनों का आप रिटर्न देके कंपेयर कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। अब म्यूचुअल फंड में आदर्श टर्नओवर रेशियो क्या होता है? देखो फंड का प्रकार, मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे, लार्ज कैप इक्विटी फंड, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड, इंडेक्स फंड या ईटीएफ और डेट फंड, ठीक है ना? 4 प्रकार के हैं। तो लार्ज कैप में आदर्श टर्न रेशियो क्या रहता है? 20 टू 50% रहना चाहिए। ये लंबी अवधि की स्थिरता को दिखाता है। फिर स्मॉल कैप, मिड कैप इक्विटी फंड 50 टू 100% रहना चाहिए, ये अधिक सक्रिय प्रबंधन को दिखाता है। फिर इंडेक्स फंड में कितना 10% से कम होना चाहिए, न्यूनतम लेन-देन निष्क्रिय रणनीति को दिखाता है और डेट फंड में 50 टू 150% ब्याज दर बदलने के अनुसार ये बदलता रहता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और आगे देख सकते हैं। टर्न टर्नओवर रेशियो का उपयोग कैसे करें? लंबी अवधि के निवेशक कम से कम मध्यम टर्नओवर वाले फंड चुनें ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अधिक टर्नओवर रेशियो वाले फंड का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि ये अधिक सक्रिय रहते हैं और लागत की जागरूकता, उच्च टर्नओवर वाले फंड में आमतौर पर उच्च खर्च अनुपात या एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, जो रिटर्न को प्रभावित कर सकता है, जो कि मैंने पहले बताया था। अब निष्कर्ष, कम टर्नओवर रेशियो अक्सर स्थिरता और लंबी अवधि के लिए बेहतर होता है। उच्च टर्नओवर रेशियो सक्रिय प्रबंधन और शॉर्ट टर्म अवसरों के लिए अच्छा हो सकता है दोस्तों। अब ऐसे ही खर्च अनुपात के बारे में अपन बात करते हैं। खर्च अनुपात क्या है दोस्तों? किसी म्यूचुअल फंड का वार्षिक संचालन खर्च है जिसे फंड के कुल एसेट्स के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। मैंने पहले ही बताया है। इसमें फंड मैनेजमेंट की फीस, प्रशासनिक खर्च और मार्केटिंग खर्च होते हैं। रिटर्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? उच्च खर्च अनुपात के नेट रिटर्न को कम कर देता है। सर्वश्रेष्ठ फंड के लिए आदर्श क्या होते हैं? तो इक्विटी फंड में आपको अगर है तो इसके लिए आपको इतना रखना है, 0.5% से 1.5% आदर्श माना जाता है। डेट फंड के लिए 0.2% से 1% तक सही है और इंडेक्स फंड के लिए 0.1 से 0.5% तक, क्योंकि इसमें सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता कम होती है। अब यहाँ पे एक उदाहरण देखिए कि यदि खर्च का अनुपात 1 है और फंड 12% रिटर्न दे रहा है, तो निवेशक को 11% ही मिलेगा, क्योंकि 1% तो वो काट लेगा। फिर एग्जिट लोड देखिए, एग्जिट म्यूचुअल फंड अगर निर्धारित अवधि के अंदर रिडीम करता है इन्वेस्टर, मतलब आपने डाला, उसमें दिया है कि 1 साल के अंदर निकालेंगे, 1 महीने के अंदर निकालेंगे, तो आपका कटेगा, 1 महीने के बाद निकालेंगे तो नहीं कटता। अब इसमें कितनी होती है? इक्विटी फंड 1% है, अगर रिडेम्पशन 1 वर्ष के भीतर किया जाए, इक्विटी फंड्स में इतना होता है। डेट फंड्स में होना भी चाहिए, आप यही देखिएगा। डेट फंड में 0.5% है, या कोई एग्जिट लोड नहीं होता। और लिक्विड फंड में दोस्तों आमतौर पर कोई एग्जिट लोड नहीं है, लेकिन कुछ फंड प्रारंभिक रिडेम्पशन जैसे 7 दिनों के अंदर के लिए मामूली शुल्क लेते हैं। तो उदाहरण, यदि आप 1 लाख रुपए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 1 लाख निकालते हैं और एग्जिट लोड 1% है, तो आपको कितना मिलेगा? इतना, 99,000 रुपए।
सर्वश्रेष्ठ फंड के लिए आदर्श खर्च अनुपात और एग्जिट एग्जिट लोड यहाँ पे आप देख सकते हैं। इक्विटी फंड देखिए, इक्विटी फंड में 0.5 से 1.5%, 1% ये खर्च अनुपात है, मतलब एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो सॉरी, ईआर, और एग्जिट ईएल, एग्जिट लोड ये है। तो ये इतना होना चाहिए और इसका एग्जिट लोड का 1%, यदि 1% से कम में निकालते हैं। डेट फंड में 0.21% से 1% तक, और 1% के भीतर इतना 0% या 0.5%। इंडेक्स फंड 0.1% से 0.5%, ये 0% है। लिक्विड फंड 0.1% से 0.25% इसका एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए, और कुछ ही नॉर्मल ही होना चाहिए। अब इसे कैसे लो खर्च अनुपात चुने दोस्तों लंबी अवधि के लिए? ऐसे जिनका खर्च अनुपात लो हो, और एग्जिट लोड का ध्यान रखें। यदि आपको जल्दी पैसे चाहिए तो एक नो एग्जिट लोड वाले फंड चुने दोस्तों, ठीक है ना। अब टाइप ऑफ फंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी वीडियो में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। कॉन्ट्रा फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड है, ईएलएस है, फ्लेक्सी कैप फंड है। तो इतने सब के अलग अलग फंड है, इनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आपको सही सलाह जीवन में या तो आपका भाई देगा, या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।